गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। इन 1908 द फेमस साइंटिस्ट G.N. Lewis introduced the concept of activity and activity coefficient in order to explain the deviation of an electrolyte solution from the ideal behavior। उन्होंने जानने की कोशिश करी कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो आइडियल बिहेवियर है उससे डेविएशन क्यों होता है। When the solution is highly diluted, it means completely dissociated into ions and all the ions are available for conductance. This solution is said to be ideal solution। तो आइडियलिटी का जो कंडीशन है वो ये है कि जब आप इतना ज़्यादा डाइल्यूशन कर दीजिए कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हों तो भी उसके सारे आयन क्या हो जाएं, सेपरेट आउट हो जाएं, जिससे मैक्सिमम कंडक्टेंस भी मिलने लग जाए आपको या अवेलेबल हो जाए कंडक्टेंस के लिए, तो हम उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। फॉर आइडियल सोल्यूशन इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन, बट द इलेक्ट्रोलाइट विच इज नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, in that cases effective concentration is always less than the actual concentration। Lewis introduced the term activity and activity coefficient to explain the deviation from the ideal behavior। Activity refers to the ions which carry current in the solution। Activity coefficient is the ratio of effective concentration to the real concentration। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमसे पूछा जाता है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक्चुअली में क्या होता है तो हम बोलेंगे जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है A और डिवाइड बाई एक्चुअल कंसंट्रेशन। या आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की जो एक्टिविटी होती है वह उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको बोलते हैं गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा A डिवाइड बाई C। ए क्या है हमारा इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी है, और सी क्या है एक्चुअल कंसंट्रेशन, जिसको हम यहाँ पे मोलरिटी भी मान सकते हैं, कई बार मोलरिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन बन गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है AXBY टाइप का, AX जिसमें X:Y का रेशियो है। जब ये टूटेगा सोल्यूशन में डाले जाने पर तो A के X बनेंगे और Y के B बनेंगे, और इस पर A पॉजिटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा Y पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर X नेगेटिव आ जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ AXBY प्रोड्यूसेस X मोल ऑफ केटाइन A प्लस एंड Y मोल ऑफ अनाइन B माइनस इन सोल्यूशन। Therefore the activity of above electrolyte is defined as the product of activities of the cations and anion। तो सिंपली ये जो टोटल एक्टिविटीज इलेक्ट्रोलाइट की आएगी, इसकी जो केटाइन है उसकी एक्टिविटी रेज विद द कोफिशिएंट ऑफ केटाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ अनायन रेज विद द कोफिशिएंट ऑफ अनायन। तो इस तरीके से हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को बहुत आसानी से इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। बट द एक्टिविटी ऑफ केटाइन क्या होगी, सिंपली अगर केवल केटाइन की बात करते हैं तो जो केटाइन की एक्टिविटी होगी वो केटाइन की मोलरिटी या मोलैलिटी इनटू उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट। ऐसे जो अनायन की होगी वो क्या हो जाएगी, अनायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इसने जो केटाइन प्रोड्यूस किए हैं वो X हैं और जो अनायन प्रोड्यूस किए हैं वो Y हैं। तो अगर एक केटाइन की एक्टिविटी गामा प्लस M प्लस है तो X केटाइन की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, X टाइम ऑफ गामा प्लस इंटू उसकी मोलरिटी। सिमिलरली जो हमारे पास अनायन है, अगर एक अनायन की एक्टिविटी कोफिशिएंट या एक्टिविटी है गामा माइनस इंटू M माइनस M कह सकते हैं, तो टोटल की कितनी हो जाएगी Y टाइम्स ऑफ दैट। और इन दोनों वैल्यूज को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर लें A प्लस की एक्टिविटी ऑफ केटाइन और एक्टिविटी ऑफ अनायन की वैल्यूज को अगर हम इससे पुट कर दें तो हमें एक रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके का। A इज इक्वल टू A प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, X टाइम्स ऑफ M गामा प्लस के पावर X इंटू जो हमारे पास A माइनस होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Y टाइम्स ऑफ M गामा माइनस के पावर Y। यहाँ से हम देखेंगे कि जो भी बेसिस सेम होंगे x की पावर x हो जाएगा, m की पावर x हो जाएगा, गामा प्लस की पावर x हो जाएगा। सिमिलरली y के पावर y, m के पावर y एंड गामा माइनस के पावर y हो जाएगा। अब यहाँ से
एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई को हम कॉमन ले लेते हैं। एक एक एक्स और एक्स ये कॉफिशिएंट है तो उनको एक साथ रख लेते हैं। जो एम है ये हमारा कंसंट्रेशन, इनको एक साथ रख लेते हैं। जो गामा वाला पोर्शन ये हमारा एक्टिविटी कॉफिशिएंट है तो इसको एक साथ रख लेते हैं। यहाँ से जो टर्म बन के आएगा वो बन जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू एम के पावर एक्स प्लस वाई। जब बेस सेम होते हैं तो पावर सम हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे गामा प्लस माइनस को अगर हम गामा ही मान के चलेंगे तो इनका पावर सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जहाँ पे हम गामा प्लस माइनस को एक नया नाम देते हैं मीन एक्टिविटी कॉफिशिएंट। तो यहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिविटी होगा उसका एक फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी एक्स के पावर एक्स वाई के पावर वाई इंटू एम के पावर एक्स प्लस वाई इंटू गामा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बड़े एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि Al2SO4 का होल थ्राइस की आप में एक्टिविटी बताइए, तो आप यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू जो इनका कंसनट्रेशन दिया होगा, मान लीजिए C दिया गया तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। और गामा आपको निकालना होता है तो गामा भी 2 + 3 हो जाएगा। अब या तो एक्टिविटी दिया होगा तो गामा पूछ लेगा, या गामा दिया होगा तो एक्टिविटी आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट का यह एक डेरिवेशन है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो सोल्यूशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट वो यूनिवैलेंट है, जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। जैसे NaCl है तो x की इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ऐसे केस में a इक्वल टू क्या होगा 1 के पावर 1 y 1 के पावर 1 इंटू m के पावर 2 एंड गामा प्लस माइनस के पावर 2। सिंपली क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया, आपका 1 हो गया। तो m स्क्वायर इंटू गामा प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया। अगर मैं गामा प्लस माइनस निकालता हूँ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट तो सिंपली हो जाएगा a/m² का अंडर रूट। इस तरीके से आप बाईवैलेंट का भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। बाईवैलेंट में x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1:2 है तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। इसके लिए a की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी। और अगर आपके पास ये जो रेशियो है 1:3 है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम देखते हैं इसको एक एग्जाम में। कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ जिंक क्लोराइड सोल्यूशन विच इज़ 0.5 मोलल। इसकी मोलैलिटी 0.5 दी गई है। इसमें x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर हमें केवल द मीन मोलल आयनिक कोएफिशिएंट गामा प्लस माइनस भी दे दिया है, कितना दिया है 0.9, तो बहुत आसान हो गया। a निकालना है जी, तो 1 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया एंड कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.5 के पावर 3 हो गया इंटू ये 0.9 दिया है तो 0.9 के पावर भी 3 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 0.5 3 टाइम्स आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 0.9 भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको जो हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये देखिए 0.3645। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो दूसरा इसमें टर्म आता है वो आयनिक स्ट्रेंथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अभी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको सिंपली हम कर सकते हैं आयन का स्ट्रेंथ क्या होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं कि हाफ ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द मोलैलिटी ऑफ द ईच आयन बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स चार्ज। तो आपको देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पहला आयन है तो उसकी मोलैलिटी इंटू उसका चार्ज का स्क्वायर, दूसरा आयन है तो उसकी मोलैलिटी इंटू उसके दूसरे चार्ज का स्क्वायर, तीसरी, ऐसे आप जितने भी आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में बनते हैं उनको करना है। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिंपली हाफ I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू n। n अगर n नंबर आयन है तो 2 आयन है तो I इक्वल टू 1 to 2 हो जाएगा, 3 आयन है तो I इक्वल टू 1 to 3 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से किसी का भी आयनिक स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। गेट में बार बार पूछा जाता है, टिफर में भी। तो जब आप आयनिक स्ट्रेंथ को निकाल पाते हैं तब आप प्राइमरी और सेकेंडरी सॉल्यूशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.15 मोलल KCl, 0.25 मोलल K2SO4, 0.2 मोलल BaCl2। तो पहला केस लेते हैं। KCl में अगर हम देखें सिंपली तो जब KCl टूटेगा तो ऐसे ही टूटेगा K प्लस और इंटू Cl माइनस, सॉरी प्लस Cl माइनस। जितनी इसकी मोलैलिटी होगी इतनी इसकी भी होगी 0.15।
इतनी इसकी भी हो जाएगी। इसका जो चार्ज है जेड प्लस ये कितना है 1 है, इसका भी जेड प्लस कितना है जी -1 है। अब चूंकि स्क्वायर में प्लस और माइनस दोनों सेम हो जाते हैं तो सिंपली क्या लिखना है 0.15 हाफ लगा देना आपको, इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.15 और इंटू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो 0.15 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई केटायन ऐसा जो +1 टाइप का है, मतलब 1:1 टाइप का है, तो उसकी जो मोलैलिटी होती वही आ जाती है जनरली आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में। लेकिन जब ये 1:1 टाइप का नहीं होता तो आपका आंसर अलग आता है। जैसे मान लीजिए K2SO4 है, K2SO4 में अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो K2SO4 को तोड़ने पर 2 पोटास मिलेगा आपको, 2 पोटास मिलेगा प्लस 1 सल्फेट आयन मिलेंगे। तो जितना इसका मोलैलिटी होगा, मान लीजिए इसकी मोलैलिटी आपकी 0.25 है तो इसकी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, और इसकी 0.25 ही रहेगी। इसका जो जेड है वो +1 है, इसका जो जेड है वो -2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लगाएंगे 1/2 लेंगे और इसका जो कंसंट्रेशन है वो लेंगे 0.5 इंटू इसका जो चार्ज है 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका कंसंट्रेशन 0.25 ही लिया जाएगा इंटू इसका चार्ज हो जाएगा -2 का स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक स्ट्रेंथ बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।